तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने मैकेनिज्म या फिर पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी के बारे में। अब पैथोजेनेसिस को हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। पैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म, मोड या फिर मैनर ऑफ डिजीज। यानी कि अगर मान लो कोई भी बीमारी है या फिर कोई भी इंजरी है तो वो किस तरीके से हो रही है, उसके होने का क्या प्रोसेस है, कौन से मैकेनिज्म के थ्रू वो हो रही है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में देखेंगे। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं अपनी सेल इंजरी के बारे में। तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारी सेल इंजरी है वो किस किस तरीके से, मतलब कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसके थ्रू हमारी सेल में इंजरी देखने को मिलती है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करें तो इंजरी टू सेल मे हैव मैनी कॉजेज दैट कैन बी आइदर नोन और अननोन, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज ऑक्सीजन प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेल इंजरी। देखो वैसे तो सेल इंजरी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी वजहों से हो सकता है हमें पता हो या फिर कभी कभी अननोन भी होता है, यानी कभी कभी हमें पता भी नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर जो सेल इंजरी होती है वो ऑक्सीजन की वजह से होती है, यानी कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बेसिकली हम लोग बात करें तो जब हमें हाइपॉक्सिया या फिर इसेमिया हो जाता है तभी हमें जो है सेल इंजरी देखने को मिलती है। अब हाइपॉक्सिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और इसेमिया में क्या होता है, हमारा लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है। अब देखो एक चीज आप लोग समझो कि अगर यहाँ पे लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन का भी लॉस हो रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसको कैरी कौन करता है, उसको हमारी बॉडी में सर्कुलेट कौन करता है, हमारा ब्लड ही करता है। ब्लड ही यहाँ पे ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो अगर ब्लड लॉस हो रहा है तब भी ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और ऑक्सीजन का लॉस तो हो ही रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऑक्सीजन की वजह से ही हमें ज़्यादातर सेल इंजरी के केसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपनी पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी को यहाँ पे 3-4 स्टेप में या फिर कह सकते हो 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन डैमेज, दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे राइबोसोम डैमेज, एंड फोर्थ हो गया हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर या फिर कह सकते हो न्यूक्लियस का डैमेज। अब देखो इन चारों के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, बट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा सेल को रिवाइज करेंगे, यानी सेल के बारे में देखेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक फ्लो चार्ट से समझेंगे कि असल में यहाँ पे किस तरीके से क्या क्या हमारे स्टेप हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सेल को रिवाइज करते हैं। देखो जो हमारी सेल होती है तो आपको पता है सेल के ऊपर सबसे पहले क्या होती है, हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना। सेल मेम्ब्रेन यानी सेल की सबसे आउटर कवरिंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि हमारी ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अभी आज की वीडियो में इसका जो है यूज भी होने वाला है। तो यहाँ पे हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। और उसके बाद यहाँ पे देखो तो इसके अंदर अगर हम लोग अपने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारा सेल के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, है ना, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी की सिंथेसिस। और उसके बाद यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस तो होता ही है, न्यूक्लियस होता है सेंटर में, है ना, हमारा न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है ना, तो इसके अंदर भी हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे जो है अपना क्रोमैटिन फाइबर्स के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। देखो यही हमारे क्या करते हैं, डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, क्रोमैटिन। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें जो है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। अब देखो ये भी यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ से क्या मतलब है, देखो ये हमारा हो गया स्मूथ, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक हो गया हमारा यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ईआर। अब देखो स्मूथ और रफ हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें हमें यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच देखने को मिलते हैं, यानी कि इनका जो सरफेस होता है वहाँ पे राइबोसोम हमें देखने को मिलते हैं, तो वो हो जाता है रफ। और अगर राइबोसोम नहीं है तो वो हो जाता है हमारा यहाँ पे स्मूथ। और जो हमारी सेल है उसके सेंटर में तो हमें यहाँ पे राइबोसोम्स देखने को मिलते ही हैं। और जो हमारा बीच का लिक्विड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर भी जो हमारा मेन लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल। और यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारी सेल है तो उसमें हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलती हैं मेजरली अपने यहाँ पे हमारी मेम्ब्रेन के पास। देखो एक होते हैं हमारे यहाँ पे चैनल्स। देखो यहाँ पे चैनल्स क्या होते हैं, चैनल्स बेसिकली हमारे, आप कह सकते हो कि चैनल्स हमारे वो चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मली यहाँ पे सेल के अंदर और बाहर किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसफ़र अलाउ करती हैं। यानी देखो इनके थ्रू क्या होता है कि इनको किसी तरह की एटीपी वगैरह की, एनर्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ये नॉर्मली यहाँ पे इनके थ्रू कोई भी सब्सटेंस अंदर आ भी सकता है और बाहर भी जा सकता है। और एक हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा पंप।
देखो दो चीज़ें होती हैं, इसको ध्यान से समझना। एक होता है चैनल, जो कि नॉर्मली यहाँ पे इसको किसी तरह की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, ये नॉर्मली हमारे डिफ्यूजन के लॉ पे फॉलो करता है। और एक होता है हमारे यहाँ पे पंप, जो कि हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, जो कि एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। और ये डिफ्यूजन के अपोजिट काम करता है। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हमारी सेल के अंदर मेनली हमें देखने को मिलती हैं। अब देखो और भी चीज़ें होती हैं, गोल्गी बॉडीज हो गई, लेकिन उन सब का भी यहाँ पे काम नहीं है। बेसिकली आज के लेक्चर में जिन जिन चीज़ों का काम लगेगा हम लोगों ने उसी चीज़ को रिवाइज किया है। तो आई होप कि ये बेसिक चीज़ें तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक फ्लो चार्ट से समझते हैं कि आखिर में जो हमारी सेल इंजरी है उसके अंदर हो क्या रहा है। अब देखो इस चार्ट को आप लोग बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इस चार्ट को अगर आप लोग समझ गए तो यहाँ पे हमारे कुछ छोटे मोटे 2 नंबर के टॉपिक्स भी दे रखे हैं हमारे चैप्टर में, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमारा कैल्शियम हो गया और इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन हो गया, कैल्सिफिकेशन, तो वो सारी चीज़ें भी इस चार्ट में आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। तो इस चार्ट को बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो कि जो हमारी मोस्ट ऑफ द सेल इंजरी होती है उनकी शुरुआत कैसे होती है। तो उनकी शुरुआत यहाँ पे या तो इस्चेमिया या फिर हाइपोक्सिया के थ्रू होती है। अब इन दोनों से अल्टीमेटली हमारा ऑक्सीजन का लॉस होता है। अब ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो हमारा एटीपी फॉर्मेशन या फिर एटीपी की सिंथेसिस में यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, यानी एटीपी का फॉर्मेशन धीरे होने लगता है या फिर कम होने लगता है। अब देखो जहाँ एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे डिक्रीज हुआ, वैसे ही सेल में बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अब जैसे एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे डिक्रीज होता है तो हमारा जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो यहाँ पे फेल होना स्टार्ट हो जाता है। देखो अब ये जो हमारा पंप है हम लोगों ने देखा था, तो हमारे सेल के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप होता है हमारा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप। अब इन सब के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में अपने नर्वस सिस्टम में भी बात की है, तो वो लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो ये चीज़ें भी समझ सकते हो। बाकी देखो सिंपली समझो कि सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो कि क्या करता है, यहाँ पे देखो इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारा जो है 3Na+ को बाहर लेके जाता है और 2K+ को यहाँ पे सेल के अंदर लेके आता है। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि हमारा सोडियम को सेल से बाहर निकालने का काम करता है और पोटेशियम को सेल के अंदर लाने का काम हमारा सोडियम पोटेशियम पंप करता है। तो जैसे यहाँ पे एटीपी कम हो जाता है, क्योंकि देखो जो हमारा पंप है ना, इसको यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है, और एनर्जी कैसे मिलती है, एनर्जी मिलती है एटीपी के थ्रू। तो अगर एटीपी ही कम हो गया तो यहाँ पे पंप फेल हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे पंप फेल होगा क्या, इनफ्लक्स ऑफ Na+H2O एंड आउटफ्लक्स ऑफ K+ इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि सिंपली यहाँ पे समझो होगा क्या कि जैसे ये पंप फेल हुआ तो हमारे सेल के अंदर सोडियम भरना चालू हो जाएंगे, क्योंकि देखो ये पंप क्या कर रहा था, सोडियम को हमारे सेल से बाहर लेके जा रहा था। लेकिन जब ये पंप ही फेल हो गया तो क्या होगा, हमारे सेल के अंदर सोडियम का एक्यूमुलेशन, देखो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। तो यहाँ पे सेल के अंदर हमारे बहुत सारे सोडियम इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझना कि जो हमारा सोडियम होता है इसकी वाटर के प्रति जो है एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी ये वाटर से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि एक टाइप का लगाव होता है। तो जैसे सोडियम अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे वाटर भी हमारी सेल के अंदर इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, आउटफ्लक्स ऑफ K+, यानी कि देखो ये जो हमारा पंप है, अब ये देखो 3Na+ को बाहर लेके जा रहा है लेकिन K+ को अंदर ला रहा है। अब देखो पोटेशियम की हमारे सेल को ज़रूरत होती है, लेकिन जब ये पंप फेल होगा तो क्या होगा, हमारा पोटेशियम जो है सेल के बाहर जाना चालू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सेल के अंदर ऑलरेडी पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चैनल के थ्रू हमारा पोटेशियम क्या होगा, इसका जो है हमारा आउटफ्लक्स बढ़ जाएगा, यानी बाहर जाना। अब इसकी वजह से अल्टीमेटली होगा क्या, सेल स्वेलिंग चालू हो जाएगी। सेल स्वेलिंग का मतलब क्या है, देखो जैसे जैसे यहाँ पे सोडियम और वाटर सेल के अंदर बढ़ता जाएगा तो सेल का क्या होगा, देखो जैसे अब इसके अंदर इकट्ठा होना चालू हो गया। अब किसी चीज़ के अंदर अगर मान लो पानी भर जाता है तो क्या होता है, वो चीज़ फूल जाती है। तो हमारी सेल क्या होगी, सेल हमारी थोड़ा सा फूल जाएगी, और सेल के फूल जाने को हम लोग बोलते हैं सेल स्वेलिंग। सेल स्वेलिंग। अब देखो ये सारे टॉपिक्स आप लोग के जो भी फर्स्ट यूनिट है उसमें 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अब इस तरीके से आप लोग बहुत आराम से बना के लिख सकते हो, है ना। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो हमारा दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा होगा हमारे यहाँ पे एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब एक चीज़ आप लोग समझना कि जो हमारी सेल है उसके अंदर होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जो कि 2 टाइप की होती है। एक होती है एरोबिक, एक होती है एनाएरोबिक। एरोबिक क्या होता है, उसको यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और एनाएरोबिक क्या होता है, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पे एरोबिक तो हो नहीं पाएगी, तो यहाँ पे एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो हमारी एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है इसका एक बहुत ही मेजर नुकसान होता है कि यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में। और देखो यहाँ पे अगर एसिड बढ़ गया तो क्या होगा, हमारा पीएच जो है डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखो एसिड का पीएच कम होता है। तो जैसे जैसे सेल के अंदर एसिड बढ़ रहा है तो सेल का पीएच यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल का पीएच यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब इसकी वजह से देखो क्या होता है, हमारा क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन चालू हो जाती है। देखो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, क्रोमैटिन्स होते हैं।
अब क्रोमैटिन से यहाँ पे क्लम्पिंग, क्लम्पिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारे क्रोमैटिन्स है ना, ये जो अलग अलग आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हो कि चिपकना चालू हो जाते हैं। अब देखो इनके चिपकने से होता क्या है कि सबसे पहले तो ये चिपकते हैं, अब चिपकने के बाद क्या होता है, ये छोटे छोटे यहाँ पे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब अल्टीमेटली क्या होता है, देखो इसकी वजह से हमारा जो है न्यूक्लियस की डैमेज शुरू हो जाती है। देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सेल का पीएच यहाँ पे घटता जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अल्टीमेटली हमारे ये लाइसोसोम को भी एक्टिव कर देगा। अच्छा, एक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात नहीं की, सबसे इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम ये होता है हमारा, लाइसोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल की सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। देखो थोड़ा सा आप लोग ऐसे समझो कि ये हमारा एक ऐसी चीज़ होती है सेल के अंदर कि अगर ये फट गया, ठीक है, अगर इसकी बर्स्टिंग हो गई तो हमारी सेल यहाँ पे तुरंत खत्म हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर ये जो आप लोग को थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट दिख रहा है, बिंदी बिंदी, ये होता क्या है, मतलब हम लोगों ने ऐसे डिनोट कर दिया है, बट ये यहाँ पे बहुत ही हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि बहुत खतरनाक एंजाइम्स होते हैं। अगर ये हमारे लाइसोसोम के बाहर आए, यानी लाइसोसोम अगर फटा, तो ये हमारे पूरे सेल को तुरंत यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे पीएच डिक्रीज होता जाता है, वैसे वैसे हमारी जो लाइसोसोम की मेम्ब्रेन है, यानी ये जो बाहर की परत है, ये कमज़ोर होना चालू होती है। अब जैसे जैसे कमज़ोर होगी तो क्या होगा, एट लास्ट में फट ही जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे ये बर्स्ट होगी, वैसे ही हमारी पूरी सेल डैमेज खत्म, डेथ हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो कितना खतरनाक है। और थर्ड हम लोग बात करें तो थर्ड क्या होता है, जैसे एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज होता है, वैसे हमारे जो राइबोसोम है उनका डिटैचमेंट चालू हो जाता है। और डिटैचमेंट किससे होता है, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, यानी यहाँ से क्या होता है, ये जो राइबोसोम है ये अलग होना चालू हो जाते हैं। अब एक चीज़ आप लोग को अगर नहीं पता है तो आप लोग जान लो कि ये जो हमारे राइबोसोम होते हैं, यही हमारे यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, यानी आप कह सकते हो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो सिंथेसिस मतलब आप फॉर्मेशन ही होता है। तो यहाँ पे प्रोटीन की हमारी सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, यानी प्रोटीन का ही फॉर्मेशन कम हो जाएगा, और सेल को यहाँ पे प्रोटीन्स वगैरह की बहुत ज़रूरत होती है, तो अल्टीमेटली सेल यहाँ पे क्या होगा, इंजरी हो जाएगी। अब देखो यहाँ तक का जो केस है, अभी हम लोगों ने इतना जो कुछ देखा, ये हमारा रिवर्सिबल केस होता है। यानी अगर चीज़ें यहाँ तक हैं और अगर अभी चीज़ें सही हो जाए, मान लो अभी मतलब जैसे हमारी सेल स्वेलिंग हुई है, या फिर क्लम्पिंग हुआ है, या फिर प्रोटीन सिंथेसिस अभी कम हुई है, तो अगर यहाँ से हमारा जो इस्चेमिया है या फिर हाइपॉक्सिया है, अगर ये सही हो जाए, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं, यानी सेल दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ जाती है। लेकिन अब यहाँ से भी चीज़ें अगर आगे बढ़ती जा रही हैं, यानी ऑक्सीजन कम होता ही जा रहा है, इस्चेमिया या फिर हाइपॉक्सिया बढ़ता ही जा रहा है, तब क्या होता है, अब सेल इसके आगे हमारी चली जाती है इरिवर्सिबल स्टेट में। अब इरिवर्सिबल स्टेट में जाने के बाद देखो क्या होता है, जो हमारा कैल्शियम पंप है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। और देखो जैसे ही कैल्शियम पंप फेल हुआ, वैसे ही समझ लो सेल का पूरी तरीके से खात्मा चालू हो गया है। क्योंकि ये जो कैल्शियम का पंप होता है, मतलब हमारी सेल में कैल्शियम पंप भी होते हैं, ये हमारे सेल के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पंप होता है। क्योंकि ये क्या करता है, हमारे कैल्शियम का जो है आउटफ्लक्स करता है। देखो आप लोग थोड़ा ऐसे समझो कि कैल्शियम हमारी सेल के लिए बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं होती है। तो अगर कैल्शियम पंप फेल हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, साइटोसोलिक कैल्शियम बढ़ना चालू हो जाएगा, यानी कि हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में हमारा कैल्शियम बहुत बढ़ना चालू हो जाएगा। और जैसे ही कैल्शियम बढ़ेगा, वैसे ही यहाँ पे हमारी सेल के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स का एक्टिवेशन चालू हो जाएगा। और ये जो एंजाइम्स हैं ये बिल्कुल भी सेल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ये सेल को थोड़ा सा कह सकते हो कि मतलब तबाह करने वाले एंजाइम होते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, देखो हमारे 3-4 स्पेशल एंजाइम्स होते हैं, जैसे फॉस्फोलाइपेज हो गया, प्रोटीएस हो गया, एंडोन्यूक्लियस। देखो जिसके आगे आप लोग को एस लगा मिल जाए, फिर समझ लो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे ख़त्म करने वाला है, यानी किसी चीज़ को यहाँ पे कह सकते हो डैमेज करने वाला है। तो यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज, प्रोटीएज, एंडोन्यूक्लियस और एटीपेज, अब ये क्या करेंगे, देखो फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा, हमारी मेम्ब्रेन को डैमेज करेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, तो ये क्या करेगा, मेम्ब्रेन डैमेज कर देगा। और प्रोटीएस क्या करेगा, प्रोटीन डैमेज करेगा। एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियस डैमेज करेगा। और एटीपेज हमारा क्या कर रहा है, एटीपी को डैमेज करेगा। और देखो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, ये जो एंजाइम्स है जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारा लाइसोसोम डैमेज होगा। और जैसे ही लाइसोसोम डैमेज हुआ, देखो लाइसोसोम जहाँ बर्स्ट हुआ, जहाँ डैमेज हुआ, वैसे ही समझ लो सेल खत्म। क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पे बर्स्ट होता है, सेल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो भी एंजाइम्स होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारी सेल इंजरी का मैकेनिज्म होता है। अब यहाँ पे देखो हमारे कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो भी यहाँ पे क्लियर हैं। जैसे कि इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन क्या होता है, जब भी हमारे यहाँ पे सोडियम वाटर बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग यहाँ पे इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन बोलते हैं। या फिर सेल स्वेलिंग भी हमारा यही चीज़ होता है। और उसके बाद यहाँ पे कैल्सिफिकेशन भी वही चीज़ होता है, जो हमारा कैल्शियम का सेल के अंदर बढ़ जाना। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ से आप लोग बना के लिख सकते हो, और चाहो तो आप लोग इस चार्ट से ही बहुत कुछ बना के लिख सकते हो।
तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने पैथोजेनेसिस ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, और उसके बाद हम लोग अपने उन चारों पॉइंट्स को एट लास्ट में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे इस वाले पॉइंट के बाद देख रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे पैथोजेनेसिस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करें तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा यहाँ तक का पॉइंट था, देखो ये इतना हमारा क्या था, रिवर्सिबल। तो ये देखो यही सारी चीज़ें वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा पॉइंट के फॉर्म में लिख देनी है, और कुछ है थोड़ी। देखो अगर पैथोजेनेसिस ऑफ रिवर्सिबल इंजरी की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइपॉक्सिया या फिर इश्केमिया हमारा क्या करेगा, लीड्स टू डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी, यानी एटीपी का फॉर्मेशन कम करेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप डैमेज लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इनसाइड द सेल विच अल्टीमेटली कॉज सेल स्वेलिंग, यानी किसकी वजह से क्या होगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगी। और यहाँ पे इंक्रीज्ड एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस लीड्स टू इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विच कॉज क्लम्पिंग ऑफ क्रोमेटिन, यानी कि जैसे जैसे एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ेगा, क्योंकि एरोबिक तो हो नहीं पाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तो एनाएरोबिक होगा, और एनाएरोबिक का बाई प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, लैक्टिक एसिड, जो कि क्रोमेटिन की क्लम्पिंग कॉज कर देगा। और यहाँ पे फिर क्या होगा, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीड्स टू डिक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने पैथोजेनेसिस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले हमारा कैल्शियम का इन्फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा। अभी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद फास्फोलाइपेज एक्टिवेशन से क्या होगा, मेम्ब्रेन डैमेज, फिर प्रोटीएस एक्टिवेशन से प्रोटीन डैमेज, एंडोन्यूक्लियस से न्यूक्लियर डैमेज, एटीपीएस से एटीपी डैमेज, और एट लास्ट में क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमारे लाइसोसोम एंजाइम्स को बर्स्ट कर देंगी, जिसकी वजह से पूरी हमारी सेल डेथ हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने कुछ जनरल स्टेप्स या फिर पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी के बारे में। देखो ये सारी चीज़ें हम लोग थोड़ा सा आपके सिलेबस के हिसाब से ही डिजाइन कर रहे हैं, वरना हमारा जो सेल डैमेज है, ठीक है, या फिर कह सकते हो पैथोजेनेसिस है, वो तो उतना ही है, लेकिन अब ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में दे रखी हैं, तो इसको भी आपके लिए देखना जरूरी है। बाय द वे आप देख चुके हो ऑलरेडी वही चीज़ है जो आप लोग समझ चुके हो। जैसे सेल मेम्ब्रेन डैमेज की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ सेल कैन बी इजिली डैमेज्ड बाय एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव फिजिकल एजेंट्स लाइक हीट और रेडिएशन। देखो जो सेल की मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे किसी भी, जैसे मान लो अगर हमारे हाथ है, अब उसको अगर मान लो कहीं हीट वगैरह लग गई या फिर रेडिएशन लग गया, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन ही डैमेज होती है। अब यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कॉज्ड बाय हाइपॉक्सिया डिक्रीज द एटीपी फॉर्मेशन एंड ड्यू टू दिस एसेंशियल्स मटेरियल्स दैट सेल नीड्स टू सर्वाइव गेट्स रिड्यूस्ड, यानी कि जैसे जैसे हाइपॉक्सिया होता है तो एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज होता है, और जैसे एटीपी का फॉर्मेशन डिक्रीज होगा तो हमारे सेल को जो भी एसेंशियल मटेरियल होते हैं, यानी जरूरी चीज़ें होती हैं जो सेल को सर्वाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए, वो मिलना कम हो जाती हैं। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है। Also, the membrane damage increases the influx of calcium ions inside the cell, which ultimately plays major role in cell injury. अब देखो जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, यहीं पे तो हमारे चैनल्स होते हैं, जितने भी चैनल हैं, या फिर कह सकते हो हमारा पंप है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी तो ये पंप हमारे और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, मतलब एक्टिव नहीं होंगे, मतलब डीएक्टिवेट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे कैल्शियम का इन्फ्लक्स चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी सेल इंजरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज की, तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या होता है, देखो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम लीड्स टू इंक्रीज इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड सर्टेन फैटी एसिड्स। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे जैसे कैल्शियम हमारे सेल के अंदर बढ़ेगा, उसकी वजह से हमारा जो हमारा सेल है उसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और कुछ हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, उनका अमाउंट भी बढ़ना चालू हो जाएगा। अब ये जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और जो भी फैटी एसिड है, ये अकेले मिलके हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज नहीं कर सकते, लेकिन जब यहाँ पे कैल्शियम के साथ इनका इन्फ्लक्स हो जाता है, यानी कैल्शियम के साथ यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, तब क्या होता है, देखो ये तीनों मिलके हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज करते हैं। यानी देखो सिंपल है, ये दोनों अकेले नहीं कर सकते, लेकिन कैल्शियम, चूंकि कैल्शियम बढ़ता ही जा रहा है सेल के अंदर, तो अब कैल्शियम भी इनके साथ मिल गया, तो ये तीनों मिलके बहुत बुरी तरीके से हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करते हैं। यहाँ पे बल्कि जो हमारा कैल्शियम है वो अकेले ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। यानी देखो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो कैल्शियम है ये हमारे सेल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, यानी ये हमारे सेल के अंदर जितना कम रहे उतना ही अच्छा होता है। अब उसके बाद हम लोग बात करें अपने राइबोसोम डैमेज की, तो यहाँ पे हमारा डिक्रीज्ड एटीपी फॉर्मेशन लीड्स टू डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच अल्टीमेटली लीड्स टू डिक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जो हमारा एटीपी है जैसे वो कम बनेगा तो हमारा क्या होगा,
तो हमारे राइबोसोम हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली हमारे प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगी, प्रोटीन का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। नाउ डिक्रीज इन द प्रोटीन सिंथेसिस अल्टीमेटली लीड्स टू मेजर सेल इंजरी। और प्रोटीन हमारा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सेल के लिए, वही नहीं बनेगा तो हमारी सेल इंजरी होगी ही अल्टीमेटली। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने न्यूक्लियर डैमेज की, द डिक्रीज इन द एटीपी फॉर्मेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई लीड्स टू इंक्रीज्ड एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज्ड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। देखो जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है तो हमारा क्या होगा, एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ने से क्या होगा, क्लम्पिंग ऑफ क्रोमैटिन चालू हो जाएगी और पीएच का फॉल चालू हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा। और जैसे ही पीएच कम हो जाएगा क्या होगा, बर्स्टिंग टू लाइसोसोमल एंजाइम्स विच अल्टीमेटली कॉज सेल डेथ। यानी पीएच कम होगा तो हमारा जो लाइसोसोम है उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होगी और उसकी वजह से क्या होगा, लाइसोसोम हमारा बर्स्ट हो जाएगा, यानी कह सकते हो ब्लास्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा पॉइंट और है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी सेल इंजरी है उसमें हमारे फ्री रेडिकल्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, फ्री रेडिकल्स आर द केमिकल स्पीसीज दैट हैव सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर ऑर्बिट। तो यहाँ पे देखो जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं वो हमारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनकी आउटर ऑर्बिट में एक फ्री अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है तो इसमें हमारे ये मेनली जो हमारे फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज होते हैं, यानी कि ये हमारे ऐसे ऑक्सीजन स्पेसीज होते हैं, ऐसे ऑक्सीजनेटेड सब्सटेंस होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि इसके पास देखो सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। एंड रिएक्ट विथ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड इन द सेल, जो क्या करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लिक एसिड से यहाँ पे रिएक्शन चालू कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, देखो अल्टीमेटली यहाँ पे ये सेल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाना चालू कर देते हैं। नाउ देयर आर सम रेडिकल्स लाइक सुपर ऑक्साइड रेडिकल्स, परऑक्साइड आयंस एटसेट्रा दैट आर वेरी डिस्ट्रक्टिव टू सेल्स। यानी ये हमारे कुछ फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि सेल के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। एंड दैट कॉज लिपिड डैमेज, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए डैमेज, जो कि हमारे फॉस्फोलिपिड यानी कि मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं और हमारे प्रोटीन का ऑक्सीडेशन करा देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर हमारी सेल इंजरी के एक बेसिक स्टेप्स होते हैं या फिर बेसिक मैकेनिज्म होता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।